In 2024, UPSC asked a question on troposphere कि हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर जो होती है वो इक्वेटर एंड पोल्स पे कैसे डिफरेंट होती है एंड सेकेंडली इसका रीज़न क्या होता है. तो व्हाट इज ट्रोपोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर से कनेक्टेड है मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, बेसिकली द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो इस लेसन में वील स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इसका बेसिस क्या है, ईच लेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड ईच लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं. Good morning everyone. I'm Ekta Agrawal, Senior Mentor from Prep IS. So today we'll be taking up the topic of structure of atmosphere. So the first question, it says that thickness of the troposphere जो है, it's much greater at the equator as compared to poles. And the second statement says that why it happens, right? So we'll understand this, but इसके पहले हम ये समझते हैं कि structure of atmosphere क्या होता है, बिकॉज वहीं से हमें समझ में आएगा कि ट्रोपोस्फियर क्या है एंड ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर और पोल्स पे वेरी क्यों करती है एंड करती भी है कि नहीं, राइट. सो बिफोर दैट यू कमेंट कि आपको पता है कि ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होती है एंड पोल्स पे कम होती है. प्लीज़ थिंक अबाउट इट. यस, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एज वी अंडरस्टूड, इट्स अ लेयर, राइट, a protective layer. यहाँ पर आपको दो keywords याद रखने हैं. The first is protective layer and the second is dynamic. मैंने दो keywords यूज़ किए. Dynamic का क्या मतलब है? जो एटमॉस्फेयर है it is composed of certain gases, जैसा हमने previous lesson में देखा था. And ये जो gases हैं, for instance नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो रेशियोज़ हैं ओके वो हमेशा फिक्स्ड हो. इसमें से कुछ फिक्स्ड गैसेस हैं एंड कुछ वेरिएबल हैं, राइट. तो कुछ प्लेसेस पे वाटर वेपर का कंपोनेंट ज़्यादा हो सकता है एंड कुछ प्लेसेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरियाज, जो एरिड एरियाज होते हैं जहाँ मॉइस्चर कम होता है. कंपेयर दिस विद द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन, इक्वेटोरियल एरियाज जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, वाटर वेपर की क्वान्टिटी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट इट्स अ डायनामिक लेयर. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज इट्स अ कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव क्यों? हमने सुना होगा ना यूवी रेडिएशंस, वी यूज सनस्क्रीन टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट, राइट. हमने ये भी सुना है कि स्पेस स्टॉर्म से हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाता है. येस, द सेम थिंग, इट प्रोटेक्ट्स अस स्टॉर्म्स से. स्पेस में स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, सम हार्मफुल रेज फ्रॉम द आउटर स्पेस, राइट. सो दैट्स वाई टू थिंग्स, डायनामिक एंड प्रोटेक्टिव. नेक्स्ट, अब इस एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के दो तरीके हो सकते हैं. फर्स्ट तरीका हो सकता है कि हम इसको पढ़ें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो कैसी है. उस हिसाब से हमने ये स्टडी किया है कि दीज थ्री लेयर्स दे आर कॉल्ड एज होमोस्फेयर एंड दीज लेयर, दैट इज थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोस्फेयर. नाउ होमोस्फेयर का मतलब क्या है कि इसमें जो गैसेस हैं दे आर वेल मिक्स्ड. वेल मिक्स्ड क्यों है? बिकॉज हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि इसमें टर्बुलेंस हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी मिक्सिंग हो रही है सर्कुलेशंस की वजह से, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से. सो जो गैसेस हैं दे आर वेल मिक्स्ड इन दीज थ्री लेयर्स एंड दैट्स वाई दीज थ्री लेयर्स आर कॉल्ड एज होमोस्फेयर. बट जब हम हेट्रोस्फेयर की बात करते हैं तो यहाँ जो गैसेस हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड कैसे? लेयर्स में, on the basis of their molecular weights. अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, so they are little heavier compared to hydrogen and helium. So nitrogen and आपकी ऑक्सीजन जो gases होंगी they would be lying on the lower layers and here would be hydrogen and helium, right? So यहाँ पर क्या हो रहा है? एक stratification हो रहा है based on molecular weight. Okay, so based on molecular weight, a stratification is happening over here, right? So that is why these above layer, the thermosphere, is known as heterosphere. And ये जो नीचे की layers है, they are called as homosphere. ये तो था हमारा पहला classification. एक दूसरा classification हम कर सकते हैं on the basis of temperature variations. Basically, each layer of atmosphere में temperature किस तरीके से vary होता है, वो हमारा दूसरा बेसिस होता है. हमेशा याद रखिए कि कोई भी क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिस होते हैं. तो सेकंड क्लासिफिकेशन का बेसिस है टेम्परेचर वेरिएशन, फाइन.
सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसके बारे में 2024 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा। ना ट्रोपोस्फेयर में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे ट्रोपोस्फेयर में अगर मैं बोलूँ कि हाइट के साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इसका एक छोटा सा हिंट है, जब आप प्लेन एरियाज से हिल स्टेशंस पर जाते हैं, ओके, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, तो व्हाट डू यू फील? प्लीज कॉमन। बेसिकली आप एक टेम्परेचर में रिडक्शन फील करते हैं, यू फील लिटिल कोल्डर, राइट? यू टेक ऑन विद द जैकेट्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो दैट इज द थिंग। जैसे ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है इस लेयर में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर। एंड ये जो रेट होता है बेसिकली किस लेवल पे, कितने हाइट पे कितनी डिग्रीज डिक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होगी हमारे जीएस के लिए कि टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है, ओके, एंड दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट वेरी करेगी क्या, राइट? सो मैं आपको बता दूँ ट्रोपोस्फेयर की हाइट, यस इट वेरीज। इट्स अराउंड 18 किलोमीटर्स एट द पोल्स, सॉरी एट द इक्वेटर, एंड अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स एट द पोल्स। सो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स का हमने डिफरेंस देखा है ना। ये होता क्यों है? हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस लेसन में, इंसोलेशन, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे कमेंट में बताइए कि इंसोलेशन इक्वेटर पर ज़्यादा रिसीव हो रहा है या पोल्स पे, विद द रीज़न प्लीज़। सो हम देखेंगे इसका आंसर है इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा। वाई? वी अंडरस्टूड दिस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? पोल्स पे स्लांटेड है और इक्वेटर पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से कोई भी रे अगर परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है, राइट, these are falling perpendicularly, so this is getting over this, spread over this area. Now compare this with the slanted rays. ये पूरे इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ओके। सो जैसे जैसे ये एरिया जो है बढ़ जाएगा, जो इंटेंसिटी होगी, अगर मैं बोलूँ सेम अमाउंट ऑफ हीट सोर्स है, एक बड़ा एरिया है तो आपको हीट कम फील होगी बिकॉज उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बट अगर वो एक छोटा सा एरिया है तो वो हीट ज़्यादा फील होगी, राइट? तो सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इक्वेटर पर जो सरफेस है वो ज़्यादा इंटेंसली हीटेड होगा कंपेयर टू द सरफेस एट पोल्स, ओके। और अगर वो ज़्यादा हीटेड है तो उसके आसपास की जो एयर होगी, जो सरफेस है, इस सरफेस के आसपास जो एयर है वो भी हीटअप हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा कौन सी हीटअप होगी? इक्वेटर के पास, बिकॉज द टेम्परेचर्स आर वार्मर ओवर देयर, राइट? तो इसके ऊपर तक जो इंटेंसिटी है काफ़ी हाइट तक पे जा सकती है, काफ़ी हाइट तक वो एयर को वार्म करेगा। एंड वार्म एयर इट्स टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो लाइट होती है, बाइंड होती है, तो वो राइज करेगी, ओके। एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। सो बेसिकली यस, द आंसर इज यस। इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज़्यादा होती है कंपेयर टू द पोल्स, एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स होते हैं कंपेयर टू द पोल्स, राइट? सो वी अंडरस्टूड दिस। हमने देखा कि इसमें रोल क्या है? इंसुलेशन, ओके। द हीटिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर कन्वेक्शनल करेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है एंड आर गेटिंग टू हायर हाइट्स, राइट? नेक्स्ट, व्हाट वी मोर नीड टू स्टडी अबाउट इट। ट्रोपोस्फेयर में एक चीज़ आप और देखेंगे, see this here, can you see the planes, right, the clouds, okay. ट्रोपोस्फेयर जो होता है दैट इज द आउटर लिमिट, वो एक आउटर लिमिट की तरह काम करेगा ऑफ द कन्वेक्शनल करेंट्स की। तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है, जब तक कि आपकी एयर पार्सल अपनी सराउंडिंग एयर से वार्म है तब तक वो राइज करेगी, रिलेटिव मोशन हो रहा है। बट अगर सराउंडिंग पार्सल जो है वो उससे ज़्यादा वार्म है तो इट वोंट बी राइजिंग, राइट? तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोपॉज बेसिकली ये एक अपर लिड की तरह काम करेगा जहाँ तक हमारा कन्वेक्शन रिसीव होगा। बिकॉज हम आगे देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, ओके। सो जो एयर ट्रोपोस्फेयर में सरफेस से लेके ऊपर आ रही है स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास, वो काफ़ी कोल्ड हो चुकी है, एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ जो एयर है स्ट्रेटोस्फेयर वाले लेयर में वो वार्मर है,
तो वो बायंट नहीं होगी अपनी सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में, एंड इसलिए वो आगे राइज नहीं करेगी, एंड ट्रोपोपॉज एक लिड की तरह काम करेगा, एन अपर लिड। ओके, नाउ इसी से कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड फॉर्मेशन का। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? आपका वाटर वेपर, राइट, जो मॉइस्चर है, जब वो हीटअप होगा, सरफेस हीटअप होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, एंड जैसे जैसे वो ऊपर राइज करेगा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए, द कीवर्ड इज वर्टिकल मूवमेंट। आगे मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन हो या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हो, दोनों ही में एक कॉमन चीज़ें हैं, दैट इज़ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, राइट। वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो माउंटेन्स की वजह से हो रहा है या फ्रंट्स की वजह से हो रहा है, या साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है। तो सिंस यहाँ वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा इसके आगे, तो क्लाउड फॉर्मेशन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर तक, राइट। दैट इज द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग इज द टेम्परेचर क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है विद हाइट के साथ, एंड सेकेंड here that is the upper limit for the convectional currents, and third it has the most amount of water vapor, and fourth the cloud formation की एक upper limit की तरह काम करेगा। Okay, we will see certain clouds in stratosphere but उससे rainfall नहीं होती है, right? So this will be the upper limit for the cloud formation, right? So अगर मैं upper limit बोल रही हूँ cloud formation की, तो basically most of the weather events अगर मैं पूछूँ कि किस layer से associated होंगे, please comment the answer. Next, we got about it. Second layer, as we can see, is the stratosphere. Stratosphere में क्या होता है? Stratosphere में ozone. There's a good concentration of ozone in this layer. And ये जो ozone होती है, what does it do is, it absorbs the ultraviolet radiations. Ultraviolet radiations coming from the sun. And ozone की concentration stratosphere में vary करती है. Okay, it generally increases with the height or the altitude, right? So what happens is, this is around 80 kilometers, 50 kilometers. Okay. ट्रोपोस्फीयर में जब आपको मैंने बोला कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कितना डिक्रीज हो रहा है इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट। इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड लेट्स से -90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यहाँ तक ये डिक्रीज होगा। देन स्ट्रेटोस्फीयर में ये टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज होता है। द रीज़न इज ओजोन, जो कि एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, एंड दैट इज़ वाई इस लेयर में हम देखेंगे कि अल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फाइन। द थर्ड लेयर एज वी सी इज मेसोस्फीयर। नाउ मेसोस्फीयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेसोस्फीयर में वी हैव सीन दैट द टेम्परेचर्स they again decrease with height, right? टेम्परेचर यहाँ पर फर्दर डिक्रीज होते हैं बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी अब दूर है, राइट, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो रही है, यून रेडिएशन से भी दूर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जो ओजोन का कॉम्पोजिशन है, ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इसमें इतनी नहीं होती है कि वो उसको हीटअप करे। सो दैट इज़ द रीज़न मेसोस्फीयर में अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर अगैन डिक्रीज होंगे। सो इट वुड बी रीचिंग अराउंड -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। The next layer is your thermosphere. Thermosphere में क्या होता है? Now, in the thermosphere, thermosphere का ही एक aspect होता है ionosphere. Okay. And exosphere is the outer part of the thermosphere, which is extending into, as you can say, the outer space. Now, अगर मैं बात करूँ इसमें temperature variation की, तो temperature variation यहाँ पर आप मुझे एक logically सोच के बताइए, this layer is very close to the sun, the heating source, right? ये layer काफ़ी close है outer space में, it is closer to the heating source. तो यहाँ पर temperature altitude के साथ increase होगा या decrease होगा? The answer is कि altitude यहाँ पर altitude के साथ temperatures increase होंगे. Why? Because it is closer to the source of the heat. Okay. It is close to the source of the heat. That is why यहाँ पर temperatures increase होंगे. But एक question है कि temperatures although increase तो हो रहे हैं,
राइट. बट आपने मूवीज़ में देखा होगा, स्पेशली द स्पेस मूवीज़, यू वुड हैव ऑब्जर्व कि टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं बट वो फील नहीं होगा, राइट, कि टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज हो रहा है. उसका रीज़न क्या है? हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है, जो एयर प्रेशर है, जो डेंसिटी है, राइट, दैट इज़ डिक्रीजिंग. आपने ये चीज़ फील की होगी जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, दैट एयर डेंसिटी और द एयर प्रेशर इट डिक्रीजेस, राइट. बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. तो हीट फील कब होती है? जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करेंगे. बट यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा है कि कोलिजन लिमिटेड होगा. एंड दैट इज़ वाई ऑल्दो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट जो फीलिंग है उस टेम्परेचर इंक्रीज की वो नहीं होगी, राइट, बिकॉज द डेंसिटी or the pressure is very low, and that is why the distance between the molecules of the air that is very vast, right, and उनके बीच में collisions बहुत limited होंगे. Fine. So that is the structure of the atmosphere based on the variation of temperatures, right. So we would be doing approximately till 80 kilometers over here, and beyond that here is your outer space. Okay, yes. सो एक 3 लाइनों में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो द वर्टिकल एक्सटेंट का आपको एक आइडिया होना चाहिए. सेकेंड, इनमें टेम्परेचर्स किस तरीके से वेरी कर रहा है. एंड थर्ड, हर एक लेयर का अपना एक सिग्निफिकेंस है. जैसे फॉर इंस्टेंस हमने देखा ट्रोपोस्फियर एक अपर लिड है. अपर लिड है कन्वेक्शन करेंट्स के लिए, राइट. मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना एसोसिएटेड जो होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं. दैट इज़ वाई जो प्लेन्स होती हैं दे आर फ्लाइंग नियर द ट्रोपोपॉज, ओके, बिकॉज ये क्लाउड फिनोमेना के ऊपर मूव कर रहे हैं. स्ट्राटो, यहाँ पर ही हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके, जेट स्ट्रीम्स. हम देखेंगे कि अगर जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, सो फ्लाइट्स की स्पीड में वो डेफिनेटली एक पुश देंगे तो टाइम कम लगेगा. ईस्ट टू वेस्ट यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट विंड्स, द जेट स्ट्रीम्स, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. वी विल स्टडी दिस इन अ लेटर लेक्चर, राइट. सो हियर वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर. यू कैन सी दिस, राइट. And these are certain planes over here. These are the jet planes. Now next is mesosphere. हमने देखा यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अगैन. Then the thermosphere where the temperature is increasing but the heat is not built. ये जो स्पेस मिशंस वगैरह होते हैं आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, they are lying in this layer. Okay, जो हमने रिसेंटली पढ़ा ना कि आउटर स्पेस में the Amazon founder, they all went into outer space, right. That was the Kármán line. Beyond 100 kilometers के ऊपर जब हम जा रहे हैं, that is known as कि हम space पे गए हैं, right. Okay, so with this we can solve our question now. The question says that the thickness of the troposphere at the equator is much greater. Much greater, yes, approximately 18 kilometers. और अगर मैं बात करूँ पोल स्पेस, so it was around 8 to 10 kilometers. So this statement is correct. Second is, at the equator the heat is transported to greater heights by strong convectional currents. Why? Because the insulation there is stronger where at the equator, and that is the reason यहाँ strong convectional currents होंगे. इसका एक और लॉजिक भी है, आपने सुना होगा cumulonimbus clouds, clouds of great vertical extent. They are associated with tropical cyclones, राइट. ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इक्वेटर्स के अराउंड या पोल्स के अराउंड. इसके बारे में आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे. देन विल अंडरस्टैंड कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ग्रेटर हाइट्स तक हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसलिए आपकी ट्रोपोस्फीयर की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है. फाइन. सो द आंसर इज, नाउ वी कैन गेस द आंसर. यस, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement 1. So the answer is A. Now there's a practice question for you. The question is, which of the following statements about the ionosphere is correct? मैंने आपको बताया था ionosphere thermosphere का ही एक पार्ट है, right? Ionosphere का क्या importance होता है? Okay. The first statement is saying that it is the uppermost layer of the atmosphere. Okay, uppermost layer. The second is the molecules and atoms of nitrogen and oxygen in this layer absorb. हमने देखा था यहाँ पर एक stratification हो रहा है molecular weight के according, ठीक है. Nitrogen and oxygen they are lying at the lower level
देन उसके ऊपर हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो यहाँ तक तो पार्शियली करेक्ट लग रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि दिस लेयर एब्सॉर्ब्स सम ऑफ द सोलर रेडिएशंस एंड बिकम आयनाइज्ड, एंड देन थर्ड स्टेटमेंट इज दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बताया था हर लेयर का एक सिग्निफिकेंस है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, for reflecting back the radio waves transmitted from the earth. So I want you to try this question and give your answers in the comment section. I'll explain this answer in the next lecture. So yes, this is the end of our lesson. So for further lessons like this, for further insights like this, please stay connected with us and subscribe to our channel, that is UPSC Mentorship by Prep IAS. And yes, thank you.